इस एसिम्प्टोट्स के एंगल को हमने, आप लोग इस हमने एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स को ड्रॉ कर लिए। 4 एसिम्प्टोट ड्रॉ किए। जो आपको ये ग्रीन लाइन डैश लाइन में दिख रहा है, यही आपका क्या एसिम्प्टोट्स है, 4 एसिम्प्टोट्स है, उसके एंगल निकाल कर हमने ड्रॉ कर लिए। अब फर्दर हमको क्या करना है, रूट लोकस पे आएंगे, फोकस करेंगे। तो रूट लोकस के केस में आपको क्या है कि हम देखेंगे कि आपका कौन सा रूट लोकस का पार्ट रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है। सबसे पहली बात, रूट लोकस का कौन सा पार्ट आपका रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड से ट्रेवल करना शुरू करेंगे। जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से वर्डिंग में दिया गया, मैं आपको वो रीड आउट कर देता हूँ। रूल नंबर 5 जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, एनी पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस इज ए पार्ट ऑफ द रूट लोकस if and only if the numerator of poles and zeros to its right is odd। अब ये जो इसकी जो वर्डिंग है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, आप इसको समझने में बड़ी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो आप इस रूल नंबर 5 को जो मैंने बताया है कि आपको राइट हैंड साइड से ट्रेवल करना है, इस पे रियल एक्सिस पे। आपको जो सबसे पहले अगर कोई भी रूट्स मिलता है, उसके बाद रूट लोकस का पाथ स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक जाएगा, जब तक कि अगला कोई रूट ना मिल जाए और फिर खत्म हो जाएगा। फिर अगला जो तीसरा वाला मिलेगा वहां से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ब्लैक लाइन से मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे इस साइड से, राइट हैंड साइड से जब आप स्टार्ट करोगे रियल एक्सिस पे, तो आपको ये पहले ये वाला पोल मिलेगा, 0 वाला। यहाँ से फिर आपका जैसे ट्रेवल करोगे यहाँ तक, ये दूसरे पोल तक, ये जो बीच का ब्लैक पार्ट है ये आपका क्या हो गया, रूट लोकस हो गया। और उसके बाद जब आप चलना शुरू करते हो तो एंड ऑफ द रूट लोकस हो गया, और फिर उस आपको रियल एक्सिस पे कोई भी रूट्स नहीं मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका रूट लोकस का पार्ट होगा सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, रियल एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ इतना होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब दोनों रूट लोकस है तो क्या होगा, यहाँ से भी आपका आउटसाइड होगा और यहाँ से भी इमर्जिंग होगा। इसका मतलब इसके बीच में कोई ब्रेक अवे पॉइंट होगा, ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट। तो इसका ब्रेक अवे पॉइंट निकालेंगे। तो ब्रेक अवे पॉइंट के लिए क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वही फिर बात डी के बाई डी एस। तो आपको वही प्रोसीजर बार बार आपको रिपीट करनी है। डी के बाई डी एस इक्वल टू 0 रखोगे तो के की टर्म्स कैसे लाओगे, 1 प्लस जी एस एच एस को आप क्या करोगे, इक्वल टू 0 रखोगे और उसको मैनिपुलेट करोगे, 1 प्लस जी एस एच एस, 1 प्लस जी एच लिख देता हूँ, इक्वल टू 0 से आप डी के बाई डी एस। इसके जो रूट निकालोगे तो आपकी जो यहाँ पर एग्जाम्पल में है, मैं इसका यहाँ से सीधे सीधे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो डी के बाई डी एस की वैल्यू आ रही है, तो डी के बाई डी एस की देखिए आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आपकी एस क्यूब में इक्वेशन आएगी। तो एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ कि एस क्यूब वाला इक्वेशन आप कैसे सोल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका कैलकुलेटर सोल्व करेगा, कैलकुलेटर सोल्व कर देगा। लेकिन कभी कभी एस टू पावर 4 भी इक्वेशन आ जाती है, तो वो भी हम कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका भी तरीका है, 2 पावर 4 5 वाला भी हम सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से। लेकिन आपको कैलकुलेटर चलाते आना चाहिए। तो आप ऐसा कीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लीजिएगा कि हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ s टू पावर 4 या फोर्थ ऑर्डर रूट यूजिंग द कैसियो कैलकुलेटर। तो वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है कैलकुलेटर के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ से फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 पावर 3 एक और मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं, हम उसके थ्रू भी फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को कैलकुलेटर में फीड करते हैं और डिफरेंट वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू निकालते हैं, इस इक्वेशन की वैल्यू कहाँ पे आ रही है। तो जहाँ पे जिस एस की जिस वैल्यू के लिए उस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है, तो वहाँ पे एक पोल होता है या उसका एक रूट होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो एस की वैल्यू आ रही है और जो ये एस की वैल्यू आनी चाहिए, अब देखिए एस टू पावर 3 है तो 3 रूट आएंगे, एक रूट, 2 रूट और 3 रूट आएगा। अब उसमें से हम उस रूट को फॉलो करेंगे जिसकी वैल्यू इस वैलिड रूट लोकस पे लाई करे, यहाँ से यहाँ के बीच में, मतलब कि जिसकी वैल्यू क्या हो, 0 और 2 के बीच में हो, 0 और -2 के बीच में। तो यहाँ पर एस की वैल्यू आ रही है -0.89। तो -0.89 जो आ रही है हम उसको पिक करेंगे। तो -0.89 कहाँ पे आ रही है, मैं उसको पिक कर दे रहा हूँ। तो -0.89 यहाँ पे आएगी, ये 0.9 हो जाएगा, 0.89 यहाँ पर बिल्कुल। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ग्रीन कलर ब्लू कलर का, ये आपका, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये वाला, यही आपका ब्रेक अवे पॉइंट हो गया 0.89, ठीक है भाई। तो क्या होगा, अब यहाँ से
एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो निकल गए इधर से ब्रेक अवे पॉइंट। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास होगा जिसमें सर्कल बना हुआ है, आप देखिएगा उसमें ब्रेक इन पॉइंट भी होता है, उसको जरूर कीजिएगा। तो यहाँ से एक निकल के आपका एक रूट लोकस इधर चला गया, एक रूट लोकस इधर से निकल के इधर चला गया इन्फिनिटी पे एसिम्प्टोटिक लाइन से, ठीक है। तो इन दोनों पोल्स का आपका रूट लोकस बन गया, इन्फिनिटी पे जाके मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने ये वाले पोल्स हैं इसकी बात ही नहीं की। अब यहाँ से पोल से कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे ना तो ब्रेक अवे पॉइंट होंगे और ना तो ब्रेक इन पॉइंट होंगे, ठीक है। तब क्या होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से जो निकलेगा वो इसको फॉलो करेगा, इस वाले पाथ को। अगर आपने ऊपर का ऐसे बनाया तो नीचे वाला ऐसे बनाओगे बिल्कुल सिमेट्रिकल, तो ऐसे फॉलो करेगा। लेकिन ये कई तरीके से बन सकता है। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो सकता है कि बिल्कुल ऐसे जाके इस तरीके से मिल जाए, या हो सकता है कि यहाँ से निकल के इस तरीके से मिल जाए, ठीक है। ये तो इधर, तो ये कैसे ड्रॉ बनेगा? तो इसके लिए फिर कुछ और चीजें फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पर अब होता है कि एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल। यहाँ पर देखो ये पोल है, पोल से निकल रहा है, इसका मतलब डिपार्ट कर रहा है, तो इसलिए इसके लिए हम क्या निकालेंगे? एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे। अगर यहाँ पर कोई जीरोज अवेलेबल होता है उसके लिए हम क्या निकालते हैं? एंगल ऑफ अराइवल निकालते हैं। तो एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सारे फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हैं सब के सब फॉर्मूले आपको सब आपस में मिलते हुए हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ जो डिपार्चर का फॉर्मूला है आपकी बुक में दिया हुआ है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और एंगल ऑफ अराइवल वाला। बाकी चीजें बहुत इजी है। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है एंगल ऑफ डिपार्चर का, थीटा डी। अगर मैं इसको लिख दूं, थीटा डी इक्वल टू होता है आपका 180 डिग्री माइनस ऑफ समेशन ऑफ पी प्लस समेशन ऑफ जेड, ये होता है। अब समेशन ऑफ पी और समेशन ऑफ जेड क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। समेशन ऑफ, इसको मैं लिख ले रहा हूँ समेशन ऑफ थीटा पी लिख रहा हूँ। आपके बुक में इस तरीके से ही लिखा गया है, समेशन ऑफ थीटा पी और प्लस ऑफ समेशन ऑफ थीटा जेड, ये हो गया ये डिपार्चर एंगल। जो एंगल ऑफ थीटा अराइवल होगा, इसको थीटा ए लिखता हूँ, कि आपका क्या होगा? बिल्कुल इसी तरीके से उल्टा हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा आपको? 180 माइनस समेशन ऑफ थीटा जेड प्लस समेशन ऑफ थीटा पी। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि थीटा जेड क्या है, थीटा पी क्या है, ठीक है। इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी वाली बात नहीं, बहुत इजी है कि थीटा जेड क्या है, थीटा पी क्या है। अब जो ये थीटा डी निकलेगा, थीटा ए निकलेगा, इस ग्राफ में उसका कैलकुलेशन नहीं करोगे। उसको क्या करना है हमको? एक रफली एक बना लेना है एक्सिस, एक रफली बना लेना है इस तरीके से। एक रफ मैंने एक मतलब रफली मतलब उसी क्वेश्चन में ही किनारे साइड प्लेन पेपर पे, यहाँ पर भी आप सारे रूट्स को क्या करो? शो कर दो, सारे पोल्स या जीरो जो भी है। अब क्या करना है आपको? इसके लिए निकालना है ना, इसके लिए थीटा डी निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करो? इस वाले पोल को सारे पोल्स से मिला दो, जितने भी पोल्स हैं या जीरोज हैं सबसे मिला दो पूरा, ठीक है। सबसे मिला दिया, फिर एक एंगल ये हो जाएगा, फिर एक एंगल ये हो जाएगा और एक एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो थीटा पी है, ये थीटा 1, ये थीटा 2 और यहाँ पर ये थीटा 3। तो जो थीटा पी था यहाँ पर, ये जो थीटा पी था यहाँ पर, ये दरअसल ये समेशन क्या है? ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 है, यही आपका थीटा पी होता है, समेशन ऑफ थीटा पी, इन सब का समेशन। थीटा पी का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स मेड बाय लाइनिंग ज्वाइनिंग द पोल टू द अदर पोल्स ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस या ऑन द रियल एक्सिस, इसकी डिफिनेशन ये होती है। तो जितने भी आपके सबटेंडिंग एंगल बन रहे हैं उन सब का समेशन यहाँ पर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, तो और थीटा जेड कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर थीटा एक और आपका जीरो होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका जीरो होता, तो यहाँ पर भी इसको ऐड करते, ये वाला इसको सबटेंड कर देते,
और जो ये वाला एंगल बनता है, ये क्या बनता है आपका, ये वाला आपका जो एंगल होता है ये आपका थीटा जेड वाला रहता, थीटा Z1, थीटा जेड वाला रहता, ठीक है। तो उन सबको ऐड कर देते। तो इस तरीके से ये फिगर बनाना पड़ेगा आपको, थीटा 1 निकालना पड़ेगा टेन इनवर्स करके। तो थीटा 1 कैसे आएगा, टेन इनवर्स इक्वल टू टेन इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, जब टेन इनवर्स करोगे तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस करोगे तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा। लेकिन आपको एंगल कौन सा चाहिए, थीटा 1। तो हम इसमें क्या करेंगे, 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिखेंगे 180 माइनस, तो थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस ये वाला वैल्यू और डिवाइडेड बाई दिस वाला वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये एंगल तो 180 माइनस दिस, और ये थीटा 2 की वैल्यू तो 90 डिग्री है ही, आपको पता दिख रहा है। और थीटा 3 की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। तो एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल के लिए आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायग्राम बनाना पड़ेगा सिंपल पेज पे। और इस सब जो जितनी भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इन सब में कोई भी कैलकुलेशन आप रफ में करने की जरूरत नहीं एग्जाम में। इन सब कैलकुलेशन को आप विद इन द क्वेश्चन शो कीजिए कि आपने इन सब चीजों को कैसे कैलकुलेट किया है। ऐसा नहीं कि आपने सिंपल आपने रफ पे कैलकुलेशन किया और सामने उसको बता दिया कि ये इसकी वैल्यू ये आ रही है, बिल्कुल नहीं। आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा ये सब कैलकुलेशन कहाँ से आई। तो थीटा 1, तो यहाँ पर थीटा डी की वैल्यू कैसे आएगी, थीटा डी की वैल्यू आपकी होगी जो आप एज पर द क्वेश्चन है, थीटा डी की, यहाँ पर ये तो पोल है नहीं, ये जीरो नहीं है। तो थीटा डी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आएगी 180 माइनस ऑफ, ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो इसको कैलकुलेशन आप जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी एंगल ऑफ डिपार्चर की, एंगल ऑफ डिपार्चर की वैल्यू इसमें आ रही है माइनस ऑफ 141 डिग्री, माइनस ऑफ कितना 141 डिग्री आ रही है, ठीक है। अब माइनस ऑफ 141 डिग्री आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं 141 डिग्री कैसे बनाते हैं। आपने वहां पर पोलर प्लॉट में बहुत सारे माइनस में एंगल लिए, तो माइनस 141 डिग्री कैसे बनाएंगे, एक वर्टिकल लाइन खींच लो, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि आप जो एंगल मेजरमेंट कैसे करते हो, पॉजिटिव रियल एक्सिस से करते हो। और किस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको माइनस 141 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, इस तरीके से, इस एंगल से, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना लेंगे 141 डिग्री। तो 141 डिग्री कहाँ तक आएगा, 141 डिग्री कहीं पर यहाँ पर आएगा, यहाँ तक 141 डिग्री यहाँ पर आएगा। तो क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो 141 डिग्री की, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने डॉटेड, ठीक है। 141 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, वेरी गुड। ये मैंने जो बैग से बना दिया, इसको मिरर से बनाना चाहिए था, ठीक है। तो आपने क्या किया, 141 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कितना डिग्री हो गया, माइनस ऑफ 141 हो गया, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्या करना है कि यहाँ से जो इस पोल से जो आपका रूट लोकस निकलेगा, इस एंगल पे निकलेगा, तो यहाँ से इस तरीके से निकालो, 141 पे निकाल के और ले जाकर इस एसिम्प्टोट से मिला दो पैरेलल, ये बन गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी बना लो नीचे वाले पोल पे, या उसी का अगर नहीं बनाना चाहते तो इसी का बिल्कुल सिमेट्रिकल। तो इसका सिमेट्रिकल कैसे होगा, बिल्कुल इमेज पार्ट, इमेज पार्ट कैसे होगा आपका, इमेज पार्ट आप निकालोगे तो यहाँ से, यहाँ से ये आपका हो गया, ये हो गया। इस पे एरो जरूर बनानी है। एक चीज और बात, आपको एरो बनानी है। एरो बनाने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो रूट लोकस होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है पोल से और एंड होता है जीरोस पे। तो आपका ये पूरा जो ब्लैक पार्ट है ये आपका रूट लोकस ड्रॉ हो गया पूरा। अब इसमें एक एडिशनल होता है कि आपको ये चीज मालूम करनी होती है कि आपका जी ओमेगा एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राउथ एरे से एक्स स्क्वायर वाला टर्म के लिए इक्वेशन लिखना है और उसको सोल्व करना है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वही आपका इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस एट द इमेजिनरी एक्सिस आ जाएगा, कि आपका इंटरसेक्शन पार्ट कहाँ पे हो रहा है, एट द इमेजिनरी एक्सिस, और उसको शो करना है। तो बस इतना ही हो गया। तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो जो ब्लैक पार्ट में दिखा रहा है ऐसे करना है। तो आप जितने भी रूट लोकस कीजिएगा, आप लोग ग्राफ पेपर भी कीजिएगा,
और सभी के पास ग्राफ पेपर होगा ही होगा, क्योंकि आपके पास सभी के पास प्रैक्टिकल फाइल है और हर प्रैक्टिकल फाइल में 5-6 ग्राफ पेपर होते हैं। तो इस वाले सब्जेक्ट में आपको ग्राफ पेपर चाहिए। तो बॉर्डर प्लॉट का तो आप लोग नहीं कर पाए थे ग्राफ पेपर पे, लेकिन ये वाला आपको सिंपल ग्राफ पेपर पे करना ही करना है। इसको हम प्लेन पेपर पे नहीं कर सकते जिस तरीके से हम बाकी न्यूमेरिकल करते हैं। तो इस तरह आपको अब क्या कीजिएगा, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे न्यूमेरिकल आपको बुक में, उसको सॉल्व कीजिएगा। क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको पोल जीरो प्लॉट करना है। पोल जीरो प्लॉट करने के बाद क्या करना है, हमको देखना है कि क्या इक्वल नंबर ऑफ पोल जीरोज हैं। अगर कम या ज्यादा है तो आपको क्या चाहिए, इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लेंगे। आपके ज्यादातर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन में नंबर ऑफ पोल्स ही पोल्स हैं, जीरोज कहीं पर भी नहीं है। तो जीरोज मिसिंग है, तो जो जीरोज मिसिंग उसको कहाँ पे एज्यूम करेंगे, इन्फिनिटी पे। अगर आपके पास 3 पोल्स हैं, इसका मतलब 3 एसिम्प्टोट चाहिए जो आपको इन्फिनिटी पर लेकर जा सके, क्योंकि आप इन्फिनिटी पे बिना किसी सहारे के नहीं जा सकते। इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, उस इन्फिनिटी पे कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं होता। तो हम इन्फिनिटी पे कैसे जाएंगे, वो आपको एसिम्प्टोट बताता है कि एसिम्प्टोट आपको लेकर जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो एसिम्प्टोटिक जो लाइन होती है हम निकालेंगे कितने नंबर ऑफ एसिम्प्टोट है, उसके बाद उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे या सेंटर कहाँ है, उसके बाद उसके एंगल कहाँ पर है। एंगल बनाने के बाद हम देखेंगे कि रियल एक्सिस पे आपका रूट लोकस कहाँ वैलिड रूट लोकस है। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वैलिड रूट लोकस ऑन द रियल एक्सिस। फिर रियल एक्सिस पे हम निकालेंगे कि आपका ब्रेकअवे पॉइंट होगा या ब्रेकिंग पॉइंट होगा। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ ब्रेकिंग पॉइंट वाला, उसको करिएगा, वो आपका सर्कुलर पार्ट बन रहा है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जो रूट लोकस बनाना है या लोकस पार्ट बनाना है, वो आपका पोल से इमर्ज होता है या पोल से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके मिलता है, जीरोज पे जाके मिलता है। ठीक है, तो रूट लोकस में सिर्फ आपको ये दिखाना है कि अगर कोई ट्रेवल करता है या पोल किस तरीके से ट्रेवल करता है। कोई भी पोल ट्रेवल करते हुए जाकर जीरो से मीट करता है, ये ध्यान रखना। बस उसी का पाथ ड्रॉ करना है कि वो किस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा। अब जैसे जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन आपको दिख रहा है कि ये वाला पोल जो है आपका फर्स्ट वाला जीरो वाला, ये इन्फिनिटी पे कहाँ जाके मिल रहा है, ये वाला पोल इधर इन्फिनिटी पे। ठीक है, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स पोल था वो भी इन्फिनिटी पे जा रहा है और कॉम्प्लेक्स पोल ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल आएंगे तो आपको एंगल ऑफ डिपार्चर का कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। और एंगल ऑफ डिपार्चर का कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक अलग से डायग्राम इस तरीके से बनाना पड़ेगा जहां से आपको एंगल का मेजरमेंट हो सके। तो बुक में आपको ये वाला जो एडिशनल एंगल ऑफ डिपार्चर के लिए जो कैलकुलेशन है, बुक में आपको ये डायग्राम नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर आप बुक में ये डायग्राम बना लेते हो तो मतलब अगर आप सॉल्यूशन में एक डायग्राम अलग से बनाते हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आपको जो एंगल ऑफ डिपार्चर में कभी कोई गलती नहीं होगी, कभी नहीं होगी, और आपको बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि हम एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये वाला जो डायग्राम मैं इसको इंसर्कलमेंट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये वाला जो डायग्राम है ये वाला, तो आप ये एंगल ऑफ डिपार्चर के लिए जरूर बनाइएगा। बिना इसके आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे एंगल ऑफ डिपार्चर की सही से। ठीक है, तो अगर किसी को कोई अभी क्वेश्चन रेज करना तो पूछ सकता है मुझसे, अपने आप को अनम्यूट कर ले। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, अदरवाइज हम क्लास को आज बाइक चला रहा है कोई बात। किसी को कुछ पूछना है क्या? अब आपके पास इसके बाद सिर्फ आपका एक ही टॉपिक रह गया है, हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। दुर्योधन है एज पर सिलेबस नहीं, वो तो कोई सैनिक है। आज का क्लास एंड करें फिर? जी सर। यस सर। हाँ, एक और चीज, चलिए रुकिए एक मिनट, अभी टाइम चल रहा तो मैं थोड़ा आपको बॉर्डर प्लॉट में बहुत सारे लोगों ने पोलर प्लॉट में गलत बनाया था, मैं थोड़ा सा उसका कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब आप पोलर प्लॉट बनाओगे तो ये टेबल बनाओगे। कौन सा प्लॉट? एक ओमेगा डिफरेंट वैल्यू के लिए, एक कैपिटल ऑफ एम की वैल्यू क्या होगी, एक एंगल ऑफ एम की वैल्यू। ये टेबल बिना बनाए आप नहीं बना सकते पोलर प्लॉट। आप लोगों ने जो असाइनमेंट दिया था सभी लोगों ने पोलर प्लॉट ऐसे बनाया हुआ है, इस तरीके से। वो ऐसे लाई नहीं करेगा, आप बना के देखो कैसे लाई करेगा। और एक और चीज, आपकी बुक में जितने भी पोलर प्लॉट बनाए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी बुक में आपके पोलर प्लॉट बनाए गए हैं वो आपको इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, जो कि सही नहीं है। कैसे नहीं सही है? अगर मैं कहूंगा तो आप कहोगे, आपको नहीं लगेगा कि ये सही है गलत है, लेकिन जब आप ये टेबल बना लोगे, ये वाला टेबल, तो ओमेगा इक्वल टू 0 के लिए देखिए क्या आएगा। तो ओमेगा इक्वल टू 0 के लिए एम की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी और एंगल ऑफ की वैल्यू आएगी -90 डिग्री।
अगर आप इस लोकेशन को, इस पॉइंट को आप जरा दिखाओ कहाँ पर जाएगा, मुझे ये बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप इसको दिखाओगे तो -90 डिग्री कहाँ पे जाएगा एंगल, ये वाले एक्सिस को, ठीक है, ये वाला। और वैल्यू क्या इनफाइनाइट कह सकते हो कि इनफाइनाइट पे कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो हम क्या करते हैं, जो हम दिखाते हैं, जो मैंने बताया था, आप इसको ऐसे बनाओगे, इस तरीके से, इस तरीके से कि इन्फिनिटी पे जाके आपको -90 डिग्री से मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने रेड से बनाया है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये सही है। और जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है यहाँ पर, जो आपकी बुक में बना हुआ है, ये सही नहीं है तरीका। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप ऑलवेज ये वाला टेबल बनाओ। ये वाला जब आप टेबल बनाओगे तो सबसे अच्छा होगा। टेबल कौन कौन वैल्यू पे बनाना, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। 0.1 पे बनाओ, 0.5 पे बनाओ, 1 पे बनाओ, 10 पे बनाओ, 100 पे बनाओ, 1000 पे बनाओ। अगर आपने इतनी वैल्यू पे बना लिया टेबल तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि आपका कहाँ से किस तरीके से, कौन सा एरिया में किस तरीके से आपका वो पोलर प्लॉट बन रहा है, ठीक है। तो पोलर प्लॉट ऐसे बनाना है आपको, इस टेबल को बनाना ही बनाना है। आप ये टेबल बनाइए, कभी गलती नहीं होगी। और फिर अगर आपको मालूम करना है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या है, चलो वो तो नाइक्यूज प्लॉट होता। एक और चीज, आप लोग जो भी प्रॉब्लम है आप लिखते रहिएगा, आप मुझे लिख के बताइएगा, तो मैं सिलेक्टिवली, आप सिलेबस कंप्लीट होगा तो किसी एक दिन या 2 दिन जो होगा आपका सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को पोलर प्लॉट आपने बहुत ही रफली असाइनमेंट भी किया था और किसी को बनाना नहीं आया। ये टेबल आप बनाओगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप ये टेबल नहीं बनाओगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आपको टेबल बनाना ही बनाना है। चलिए, और क्या बताना था, हाँ एक और चीज, बॉर्डर प्लॉट में जो सबने गलती की थी, क्या हुआ था, जो टाइप 1 टाइप 2 सिस्टम था, देखिए बॉर्डर प्लॉट क्या होता है, इस तरीके से मैनीक्यूर प्लॉट होता है और उसके नीचे ये फेज प्लॉट होता है। तो दोनों प्लॉट एक ही ड्रॉ करते हैं, तभी हम फेज मार्जिन गेट मार्जिन करते हैं। तो उसमें ये था कि सबसे पहले आपको ओमेगा इस एक्सिस को बनाना ही बनाना है। बहुत सारे लोगों ने ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं बनाया था। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहाँ से बनेगा, 0 डिग्री पर, 0 dB पे बनेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये बनाना ही बनाना है। और इस पे आप मार्क करोगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। आपने किसी ने वर्टिकल लाइन या मार्किंग नहीं की थी, तो अगर आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 है, 10 है या 100 है, इस तरीके से आपको मार्क करनी है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। और जो टाइप 1 सिस्टम था, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये था कि आपको ओमेगा इक्वल टू 10 पे मार्क करो, तो ओमेगा इक्वल टू 10 पे मार्क करने के बाद आपको उल्टी डायरेक्शन में -20 dB पर डिकेड ड्रॉ करना है। इसमें टाइप 1 सिस्टम में वो ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये 0 नहीं होता, ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये 0.1 होता है या 0.00 होता है। इसीलिए हम इसमें टाइप जो 0 के अलावा जितने भी सिस्टम होते हैं, टाइप 0 के अलावा सिर्फ टाइप 2 के लिए वैलिड नहीं है। तो टाइप 1 के लिए ओमेगा इक्वल टू 2 या ओमेगा इक्वल टू के मार्क करते हैं, फिर ऊपर करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली करते हैं, ठीक है। चलो मैं इस पे, मैंने क्योंकि ये थोड़ा सा इस पे बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारी वीडियोस आपके पास मैंने जो शेयर की थी, आप उस वीडियो को रेफर कीजिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा। तो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाना ही बनाना है। और जो नीचे आप जो फेज बनाते हो, तो जितनी ज़्यादा ये जो टेबल है, ये जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू लोगे ओमेगा की वैल्यू पे, उतने एग्जैक्ट आपका फिगर डायग्राम बनेगा यहाँ पर फेज का भी। अब उसको मार्क, ये आपका -180 डिग्री होता है, अब इसको मार्क करते जाओ, -180 जैसे बनता है, तो इस तरीके से पॉइंट को मिलाते जाओगे, जिससे फेज आपको बन जाएगा, तो आप फेज मार्जिन गेन मार्जिन निकाल ले जाओगे, ठीक है। तो बॉर्डर प्लॉट आपका अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जो इसके बाद वाला टॉपिक होगा कंट्रोलर और कंपनसेटर। जो कंट्रोलर कंपनसेटर है वो हम रूट लोकस के बेसिस पे भी स्टडी कर सकते हैं और बॉर्डर प्लॉट के बेसिस पर भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो बॉर्डर प्लॉट के बेसिस पे है। तो यहाँ पर जो भी हम स्टडी करेंगे बॉर्डर प्लॉट के बेसिस पर स्टडी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कंट्रोलर क्या होता है, क्यों बनाते हैं, या कंपनसेटर किस काम आता है। तो अभी आप रूट लोकस पे फोकस कीजिए। रूट लोकस का मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए हैं, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कम दिए हैं, ताकि आप उसको अच्छे से करिएगा। रफली बिल्कुल नहीं करना है, और उसको अच्छे से समझ के पहले सारे न्यूमेरिकल करके उसके बाद करिएगा एग्जाम्पल जो आपकी बुक में अवेलेबल है। और उसका जो सबमिशन डेट भी मैंने काफ़ी ज़्यादा रखा है, 7 मई को रख रखा है,
आपको 10 दिन का टाइम मिल जाएगा इनमें। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, बाय सर। ओके सर। बाय।